So position of a point with respect to circle, just like a straight line. If you draw a circle, so what a circle will do, a circle will divide the entire coordinate plane, xy plane, two-dimensional plane, in two parts. So first part, second part, first region, second region. For the sake of naming हम कह सकते हैं कि one part is inside the circle, other part is outside the circle. बट फिलहाल इसको अलग अलग रीजन्स के हिसाब से देखो कि ये अलग रीजन है, वो अलग रीजन है. अब अज्यूम करो कि ये जो सर्कल है वो s इक्वल्स टू 0 है. s इक्वल्स टू 0 अगर तुम्हें याद ना हो, s इक्वल्स 0 इज द स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन. ये इक्वेशन है s इक्वल टू 0. तो अब पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट आउटसाइड है, कोई पॉइंट इनसाइड है, ये कैसे फाइंड किया जाए. जैसे मैंने ये पॉइंट P बनाया विच इज इन द सेकेंड रीजन, राइट, ये सर्कल के बाहर है. सो हाउ विल यू गेट टू नो, बिकॉज ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, बट मुझे अगर केवल कोऑर्डिनेट्स पता हो, आई एम नॉट गोइंग टू प्लॉट इट एक्चुअली, तो मैं ये कैसे पता करूंगा कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या वो पॉइंट सर्कल के बाहर है. सर दो टैंजेंट बना दे. बिल्कुल नहीं. फिर सेंटर और से तो डिस्टेंस सर r से कम होना डिस्टेंस चाहिए. फॉर्मूला यूज करो. yes, the best possible way is to find distance from the center. अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस, if distance OP is greater than radius r, this implies P is outside and vice versa. बहुत सिंपल हो गया. मतलब स्ट्रेट लाइन में फिर भी एक बार समझना पड़ा था, यहाँ तो बहुत काम बहुत सिंपल है. अब जरा देखते हैं कि डिस्टेंस OP क्या आती है. चलो लेट्स फाइंड OP. रिमेंबर हमने जो सर्कल लिया है वो जनरल इक्वेशन. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -g - f. तो क्या आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 + g होल स्क्वायर y1 + f होल स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन r. r भी तुमको पता ही है, r इज √g² + f² - c. सो इस इनइक्वालिटी को जब तुम सॉल्व करोगे तो मिलेगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + g² + f² is greater than g² + f² - c. g² f² बोथ साइड्स कैंसिल कर दो एंड ये कुछ फैमिलियर सा लग रहा है कि नहीं. देखो ना ये क्या है. सर इक्वेशन में पॉइंट ही पुट कर दिया. यस, ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है ये कुछ और नहीं, ये उसी सर्कल की इक्वेशन में x को x1 से रिप्लेस कर दिया गया है और y को y1 से रिप्लेस कर दिया. कुल मिला के उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया गया है. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो सर्कल के बाहर हैं ये सब पॉजिटिव साइन देने वाले हैं. बट एक बार फिर बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि पॉजिटिव कब देने वाले हैं, जब तुम सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखोगे. किस फॉर्म में, x² y², 2gx 2fy c. फॉर एग्जांपल मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -x² -y² -2gx. अभी भी तो ये सर्कल की इक्वेशन ही है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने मतलब ये नेगेटिव हो गया. तो ये बात बहुत ध्यान से समझना कि पॉजिटिव वाला पॉइंट आउटसाइड है, यानी सर्कल की इक्वेशन में जब तुमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यस, पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड. बट देयर इज अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन सेज दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इन इट्स जनरल फॉर्म, यानी x² y² के कोएफिशिएंट्स +1 होने जरूरी है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए. ये बात ध्यान रखना. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक सर्कल है kx² + ky² + 2x + 2y - 1 = 0. ये सर्कल है एंड 1, 1 lies
outside the circle. Find k. तो क्या आंसर होगा भाई हमारा? कैसे निकालोगे इसको? डिवाइड बाय के करके डालेंगे। अरे डिवाइड Yes. बाय करना। या तो तुम डिवाइड बाय क्या कर लो, हालांकि दोनों चीजें सेम ही होंगी, डिवाइड बाय करोगे बिल्कुल सही है, डिवाइड बाय क्या कर लो। या फिर ये समझो कि अगर k पॉजिटिव है, इफ k इज पॉजिटिव एंड दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड, तो वो भी पॉजिटिव साइन देगा। बट इफ k इज नेगेटिव, अगर ये k नेगेटिव है तो क्या होगा? तो क्या होगा? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन देगा। अरे मतलब वही ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई बार करके इसे साइन के लगता है। यस, k, और इस चीज को मैं s1 बोल रहा हूँ। देखो x को x1 से रिप्लेस किया, y को y1 से रिप्लेस किया, तो ये मान लो कि जो s इक्वल टू 0 जो इक्वेशन थी वो s1 इक्वल टू 0 बन गई, ऐसा मान लो, s की जगह पर s1 बन गया। तो k इंटू s1, अगर k पॉजिटिव है तो s1 पॉजिटिव है, k नेगेटिव है तो s1 नेगेटिव है, तो k इंटू s1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात मेरी समझ में आ रही है? अदरवाइज अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम k से डिवाइड कर लो, k से डिवाइड करने के बाद वो काम करो, वही होगा। पता क्या होगा? ये k नीचे आ जाएगा, s1 बाई k बन जाएगा। भाई मीनिंग तो वही होगी ना कि दोनों का प्रोडक्ट हो या दोनों का रेशियो हो, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और अब देखो आंसर क्या आएगा, 1 कॉमन डालो उसमें, क्या आ रहा है? k इंटू 2k प्लस क्या आएगा, प्लस 3, ग्रेटर देन 0। सो आंसर दे रहे हो कैसे कैसे चेंज हो गया। अगर मैंने इस k से मल्टीप्लाई नहीं किया होता, अगर मैंने केवल s1 ग्रेटर देन 0 किया होता, तो आंसर वुड हैव बीन k ग्रेटर देन -3/2। बट अब तुम्हें पता है कि आंसर k ग्रेटर देन -3/2 नहीं है, आंसर एक्चुअली है क्या, -∞ टू -3/2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। पूरा पूरा आंसर चेंज हो गया भाई, है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना कि क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे, हर चैप्टर में ये पॉइंट आएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व। और हर बार हम बात करेंगे अंदर और बाहर की, जो कि क्लियर सी होगी कि अंदर क्या है बाहर क्या है। सर्कल के अंदर वाला पॉइंट नेगेटिव देगा, सर्कल के बाहर वाला पॉइंट पॉजिटिव देगा, ये बात सही है। लेकिन कंडीशन ये है कि तुमने इक्वेशन जो है एग्जैक्टली वैसे यूज की है जैसे दी हुई है। x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वेशंस पॉजिटिव तो एटलीस्ट रखे हैं, 1 बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट तुमने उसको पॉजिटिव रखा हुआ है। सो इज दिस क्लियर? नाउ वी कैन कंक्लूड कि भाई लिख लेता हूं कंक्लूजन हमारा, दैट p x1 y1 lies inside s equal to 0 if s1 less than 0, lies on the circle s equal to 0 if s1 equals 0 obviously, and lies outside s equal to 0 if s1 is greater than 0, where s1 equals to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। तो इस थियरी में अगर किसी कोई और डिस्कशन करना हो, कोई बात अगर क्लियर ना हो तो उसको तुरंत बताओ। सर आप वो k into s1 greater than 0 फिर से बता सकते हैं? फिर से बताऊंगा, अच्छा चलो। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि बताओ कि वो k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए पॉइंट इस सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ठीक है मैंने सॉल्व कर दिया, तुम अगर सॉल्व करती तो तुम क्या करती, कैसे करती इस क्वेश्चन को सॉल्व? सर मैंने k से डिवाइड कर दिया था, वो वाला मेथड। ठीक है, तुम्हारा मेथड देख लेते हैं। चलो तुमने k से डिवाइड कर दिया ना, अगर तुमने k से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई के प्लस 2y बाई के माइनस 1 बाई के इक्वल टू 0। तुमने k से डिवाइड कर दिया और अब तुमने इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक ना? हाँ सर। चलो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 प्लस 3 बाई के शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, यस है ना? और तुम देखो वहीं तो पहुंच रही हो, दिस इज 2k प्लस 3 अपॉन k ग्रेटर देन 0। नाउ यूज वेरी कर्व, यू विल गेट द सेम आंसर।
मैंने वही काम किया है। द ओनली डिफरेंस इज के से डिवाइड करने जाने मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। दोनों एक्सप्रेशंस का साइन सेम है, इसका मतलब वही तो है। अगर दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव है या उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों बातें सेम ही तो हो गई। इन शॉर्ट दोनों एक्सप्रेशंस का साइन सेम है, दैट्स इट। ठीक है ना, ओके सर। समझ में आ गई बात? ठीक। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, there is circle S which is x square plus y square, x square plus y square plus 2x minus 2y equals to 0, plus 2x minus 2y equals to 0। ठीक है, ये सर्कल हो गया। and there is a line, there is also a line which is x minus y plus 1 equals to 0, x minus y plus 1 equal to 0। ठीक है भाई, if a point P which is alpha comma alpha square lies inside the smaller region enclosed by two curves, find alpha। ये मैंने दो थियोरीज को मिक्स कर दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन में तुम पढ़ ही चुके हो पोजीशन ऑफ पॉइंट, अभी अभी तुमने सर्कल के बारे में पढ़ा है। तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? एनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स, ये बात समझ में आ रही है? भाई एक सर्कल है और एक लाइन है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये कट करने चाहिए, कट कर रहे होंगे आई होप। तो अगर ये कट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर ये डायमीटर नहीं है तो एक स्मॉलर रीजन होगा और एक कंपैरेटिवली ग्रेटर रीजन होगा, बिगर रीजन होगा। तो ये स्मॉलर रीजन में ये पॉइंट लाई करता है। अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा, ये तुम्हें निकालना है। चलो ट्राई करो। अब रेफरेंस के लिए ये क्योंकि इनको प्लॉट करना बड़ा आसान है, प्लॉट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल का सेंटर क्या है, देखो क्या है, -1 कॉमा -1 है ना, क्यों भाई? यस सर। और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मैं रफली अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। दिस इज द सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और जो लाइन मैंने बनाई है वो लाइन कैसी है भाई? वो लाइन देखो, उसका x इंटरसेप्ट -1 है, y इंटरसेप्ट +1 है। तो ये रही वो लाइन। तो अगर किसी को आइडिया लेना है तो ग्राफ ऐसा प्लॉट कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं स्मॉलर रीजन की, यानी कि इस रीजन की। तो हमारा पॉइंट इसके अंदर आए उसके लिए कंडीशन क्या होगी, बताओ। इसको सॉल्व कैसे करोगे? हाउ विल यू स्टार्ट दिस? सर पहले इसके अंदर वाली कंडीशन लगा देंगे सर्कल Yes. के अंदर। तो चाहे वो स्मॉल रीजन में हो चाहे वो बिगर रीजन में हो, है तो वो सर्कल के अंदर। यानी पहली कंडीशन होगी S1 लेस देन 0। बट इज दिस कंडीशन सफिशिएंट? नो, बिकॉज S1 लेस देन 0 का मतलब सर्कल के अंदर है। अभी सर्कल के अंदर है तो फिर सेंटर और वो पॉइंट लाइन के ऑपोजिट साइड से वो एक कंडीशन। सेंटर और वेरी गुड। देखो उसने रेफरेंस पॉइंट सेंटर को लिया, और जो लोग रेफरेंस पॉइंट सेंटर को लेंगे उनको कभी भी ये ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। रीजन ये है कि अगर तुम स्मॉलर रीजन की बात कर रहे हो तो सेंटर उसमें लाई नहीं करता, सिंपल सी बात है। सो एनी पॉइंट विच इज लाइंग इन द स्मॉलर रीजन, any point which is in the smaller region is opposite to the center of the circle, because center of the circle will always lie in the bigger region.
तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर लेना बेटर होगा, बट ठीक है क्योंकि हमने डायग्राम ने बना ही लिया है, तो यहाँ पे ओरिजिन का भी रेफरेंस दिख रहा है साफ साफ कि ओरिजिन और ये पॉइंट सेम साइड में है, तो ओरिजिन भी दिख रहा है, -1,1 भी दिख रहा है, -1,1 देखो नेगेटिव दे रहा है, ओरिजिन पॉजिटिव दे रहा है, तो ये पॉइंट क्या देगा, पॉजिटिव देना चाहिए, यानी कि मैं उसको L1 लिख दे रहा हूँ, एंड L1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे S1 का मतलब है पॉइंट सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दिया, L1 का मतलब है पॉइंट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितना मुश्किल डिफिकल्ट है वो तुम डिसाइड करो, लेकिन इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो क्या हो पा रहा है, इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है, क्या बन रही है इनइक्वालिटी भाई, देखा इनइक्वालिटी बन रही है सर्कल से अल्फा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 4 अल्फा इंटू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 2 लेस देन 0। क्यूब कैसे भाई, 4 में आ रहा है ना, तो सर एक अल्फा मैंने बाहर कॉमन लिया बाहर ले लिया ना सर। तो हटा तो नहीं दिया उसको, अल्फा रहेगा वहां पर ना। तो बोला मैंने, आपने सुना नहीं होगा। अच्छा बोला था, फिर ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो फिर। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस इनइक्वालिटी को, अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा हमने कॉमन लिया, दिस इज अ क्यूबिक, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 2 लेस देन 0। नाउ व्हाट व्हाट अबाउट दिस क्यूबिक, ये तो हम फंस गए भैया, ये तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्यूबिक की रूट निकालना, सर उससे अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर वो अल्फा क्यूब माइनस मतलब अगर वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 है, मतलब उनमें से कोई एक ना एक तो जो है प्रोडक्ट में वो नेगेटिव आना चाहिए। तो अभी यस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 2 है, तो अगर मतलब अल्फा पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा हैज टू और बी नेगेटिव, यस तुम ये रीजन देख के बोल सकते हो, बिकॉज अल्फा को अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ठीक है चलो अल्फा नेगेटिव है, फिर उसके बाद सर अल्फा नेगेटिव है तो फिर वैल्यू भी डाल के देख सकते हैं ना, जैसे 0 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं, तो 0 से कम होना चाहिए अल्फा की हाँ, वैल्यू। बट वो और एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच पाएंगे क्या हम लोग, ऐसे उसके तो फिर क्यूबिक ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। राइट तो अगर हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें क्यूबिक की रूट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो क्यूबिक की रूट हिडन ट्रायल से नहीं आई, क्यूबिक वैसे रूट निकालने का फॉर्मूला है जो कभी डिस्कस कर लूंगा मैं, क्यूबिक का भी रूट का फॉर्मूला होता है, उसका भी डिस्क्रिमिनेंट होता है, सब होता है, बट फिलहाल अगर मेरे पास ये क्यूबिक है, केवल हम ऐसा करते हैं, रूट्स अब एग्जैक्टली निकल नहीं पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। सर इसका ग्राफ बना नहीं क्यूबिक का। हाँ एक बार बस इतना देखो कि कितनी रूट्स हैं इसकी, रियल कितनी, इमेजिनरी कितनी है, ये चेक कर सकते हैं क्या। सर ये तो एक तुम्हें ही रूट है ना शायद, क्योंकि हमेशा इंक्रीज होंगे। नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है, 3x स्क्वायर माइनस 1 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अच्छा हाँ सर, 0 से 1 के बीच में। हाँ तो -1 से 1 के। ये तरीका तुमने डिस्कस किया हुआ है ना, हाँ सर। सबको पता है ना, हाँ ठीक है। तो -1/√3 और +1/√3 ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, ये वही अपने मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं, ये सब पता है ना सबको भाई। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अभी केवल इतना आइडिया लो और ये बताओ कि -1/√3 अगर मैं यहाँ रखा तो जो वैल्यू आएगी, जो y कोऑर्डिनेट आएगा, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इतना बताओ बस। इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट मत करो, बस इतना बताओ। -1/√3 इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्यूब, हालांकि क्यूब में नेगेटिव ही रहेगा लेकिन और छोटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, सर -x ऊपर रहेगा। तो ऊपर रहेगा, ये तो कंफर्म है कि ऊपर रहेगा। तो क्यूबिक कुछ ऐसी आ रही होगी -1/√3 पर, 0 पर ये 2 हो जाएगी, और 1/√3 पर, सर उसमें 1/√3 भी पर ऊपर रह रहा है। उसमें भी ऊपर रहेगा, बिकॉज 1/√3 है तो फ्रैक्शन ही ना, सब्ट्रैक्ट हो भी गया तो क्या कर लेगा। तो यहां से क्लियर होता है कि इसकी एक ही रूट होगी, इस क्यूबिक की एक ही रियल रूट होगी। अच्छा और देखते हैं उस रियल रूट के बारे में कितना आइडिया ले सकते हैं। -1 रख के अगर हम देखें यहाँ पर -1, तो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो -1 -1 +1 कैंसिल तो +2, -1 पे भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। -2 रख के देखो, -2 नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है। -2 पर जाकर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जो भी रूट हम देख रहे हैं, जो इस वक्त जिस रूट की हम बात कर रहे हैं,
बीटा बोल दो, ये जो बीटा इसकी एकमात्र रियल रूट है वो -1 और -2 के बीच में. So can you tell me the solution of this inequality if we are assuming that this root is beta, this value is beta where it is intersecting the x-axis? Can you tell me इस inequality का solution क्या होगा? Beta to 0. Yes. Answer is beta to 0. Alpha belongs to beta to 0, where beta is some value lying between -2 to -1. Inequality में क्योंकि बाकी दो imaginary roots हैं, when you will factorize this cubic, x cube minus x plus 2 को जब तुम factorize करोगे तो एक फैक्टर तो x minus बीटा आ जाएगा और दूसरा जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे आएगी, whatever quadratic you will get will have imaginary roots always positive, तो वो तो डिस्कार्ड हो गई ना. तो x into x minus बीटा less than 0 मतलब क्या हुआ? बीटा टू 0. तो सॉल्यूशन सर्कल के लिए ठीक है, बीटा को देख के हम बहुत खुश नहीं है, बट ठीक है, बीटा का हम अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से. फिलहाल देखते हैं कि बीटा की जरूरत हमको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो दूसरी इक्वलिटी है वो तो आसान होनी चाहिए, वो तो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. L1 ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? L1 मतलब लाइन में डालो 1 यहाँ पे. minus root 5 by 2 to 1 plus root 5. हाँ, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या था? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स. अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट? 1 minus root 5 by 2 हाँ to सर. 1 plus हाँ सर, root 1 5. plus root 5. ठीक है, अब मुझे बताओ कि 1 minus root 5 by 2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? -0.6. हाँ सर, मतलब -1 से तो -1 से हाँ सर 1 minus -1 से बड़ा ही है ना. 2.33 something. हाँ सर. तो हाँ, इसका सर. अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा बीटा टू 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा? 1 minus Sir, root 1 5 by 2 minus से root 0. 5 by 1 2. minus root 5 by 2. तो क्या क्यूबिक की रूट निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं. नहीं सर. नहीं सर. इसलिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहिए. ये नहीं कि यार अब तो क्यूबिक रूट निकल रही है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं. हमें उस रूट की जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है वो और भी स्ट्रांग थी, उसमें आगे का एलिमेंट आ गया, आंसर आ गया. सो आंसर इज 1 minus root 5 by 2, 0. यस का आंसर आ गया. ठीक है, फिलहाल थियरी वाइज देखो तो हमने सर्कल के लिए इनसाइड और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन यूज किया और इससे आंसर आ गया. ठीक है, नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, और कोई पॉइंट अगर डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर लो. बताओ. ठीक है, नोट कर Yes, लिया sir. भाई सभी ने? ओके. अब इसमें मैंने देखे हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, वो कुछ इस टाइप के हैं जिसमें कुछ काउंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं. जैसे मान लो आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है. बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 या फिर हाँ ठीक है, तो पी एच कॉमा के लाइज इनसाइड, strictly inside, and if h comma k belongs to I, number of points, such points possible. ऐसे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं. अब है तो बड़ा आसान, चलो बताओ जैसा आंसर क्या होगा इसका. क्वेश्चन समझ में सबको आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है और हमको बताना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स सर्कल के अंदर लाई करेंगे जिनके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हैं. बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स. तो बेसिक काउंटिंग वाला क्वेश्चन है. बताओ क्या आंसर आएगा?
ये क्या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारा? 25 25 इन लोगों का आंसर आ गया भाई। देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। सबका 25 आ रहा है क्या? अच्छा, क्या मेथड था भाई? कौन बता रहा है? आर्यन बताएगा। आर्यन, तुम्हारा क्या मेथड था? सर पहले वो कंडीशन निकालेंगे। कंडीशन तो बहुत क्लियर सी है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9 होना चाहिए। तो ये रही कंडीशन। अब बताओ काउंटिंग कैसे की तुमने? टीएन से कैसे लगाया इसमें? सर केसेस बना के एक्स पे पहले केसेस कंडीशन बना लगाए, सर एक्स पे cases कंडीशन लगा बनाने के की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक नंबर से छोटा है वो, और फिर उस पे बेस्ड वाई को वेरिएबल लेके। सर मैं एक्स की वैल्यूज रख के वाई की वैल्यूज निकाल रहा था। एक्स की वैल्यूज Possible. रखकर और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हाँ निकाल, सर, यही वो भी। केसेस ना? हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये तुम भी कर रहे हो। सर और किसी कोई हम तरीका? मैंने दूसरा हाँ, मैंने तुम्हारा क्या एक्स मेथड की है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और वाई की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकाली, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 9 होना एक्स जो है वो -2 -1 0 1 2 हो सकता है और वही वाई भी हो सकता है। हाँ सर, और फिर ठीक 5 है। 5 हाँ सर। क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों की हर वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यस, तो ये तरीका है बिल्कुल सही और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आंसर इज सिंपली 5 × 5 25। बट सर इसमें गलत है। ध्यान रखना कि इसमें गलती होने के चांसेस हैं। कैसे? सर हो हमने सकता है कि x भी x -2 हो गया, y 2 हो गया, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन हो सकता है कि उनके स्क्वायर्स का सम इसको सेटिस्फाई ना करे। ऐसा पॉसिबल है। इसकी सर इस केस में नहीं हो रहा था, इसलिए इस तो केस में नहीं हो रहा है, इस केस में नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस केस में नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो वही तरीका समझ में आया सबको? जैसे मान लो मैं जो कह रहा हूँ कि डिस्कार्ड करना पड़ सकता है, मान लो क्वेश्चन वुड हैव बीन x² + y² लेस देन 16 होता मान लो। अब पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? -3 -2 से लेकर +2 +3 तक होती है। तो अब हमारे पास 7 × 7 49, बट 49 आंसर नहीं है। 49 आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज देखो ना 3, 9 3 + नहीं 3 है, और 9 -3 नहीं हो 18 हो सकता। गया। -3, 3 नहीं हो सकता, 3, -3 हो सकता, -3, 4 जो है कम हो गया। तो ये डिस्कार्ड करना हालांकि फिर भी छोटा पड़ेगा। तो जो तुम केसेस बना के ऐड कर रहे हो उसके बजाय टोटल माइनस करो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज ठीक है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, है तो बहुत आसान क्वेश्चन, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो करो। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करते हैं, कितना ही काफी है इसमें। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी छोटा सा पॉइंट है, पैरामीट्रिक इक्वेशन of a circle. So just like parametric equation of straight line, there is a parametric equation of circle as well. Parametric equation of straight line was very important. मैंने तुम्हें बताया भी था, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन एडवांस सॉल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, सर्कल में हो सकता है कि तुम्हें उतनी यूजफुल ना लगे, हालांकि है तो यूजफुल, अच्छी चीज है। तो बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन किसी भी कर्व की हो, उसका मतलब क्या होता है? वी वांट टू एक्सप्रेस x and y in terms of a parameter. Straight line में that parameter was r. क्या था? x - x1 by cos theta, y - y1 by sin theta equals to r. ऐसे ही सर्कल की इक्वेशन, जैसे मान लो अगर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² equals to a², ये रहा हमारा सर्कल। हम ये चाहते हैं कि हम इस सर्कल की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन वी हैव टू थिंक अबाउट अ पैरामीटर, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें x और y दोनों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी x और y की वैल्यूज अगर डाली जाए तो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई कराया जा सकता है।
तो मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन अब करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, बिकॉज जैसे ही हमने सर्कल की सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पिक किया विच इज ऑब्वियसली एक्स वाई, और वो पैरामीटर अगर मैंने इस एंगल को रख दिया तो मुझे पता है कि एक्स और वाई दोनों को इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं भाई? क्या होगा एक्स अगर यहाँ पे एक A परपेंडिकुलर cos theta. दिया, x equals to a cos theta and y equals to a sin sin theta. theta, where theta belongs to theta का वेरिएशन क्या होगा? You can say 0 to 2 pi, 0 to 2 pi. है कि नहीं? पूरा एक साइकिल, पूरा एक रोटेशन कर लो। तो x equals to a cos theta, y equals to a sin theta is the parametric equation of standard सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसकी रेडियस a है। और अगर तुम डायरेक्टली देखो तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर हम x को a cos थीटा रखेंगे, y को a sin थीटा रखेंगे, तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो उसका सबसे अच्छा यूज क्या है कि इफ आई हैव टू अज्यूम अ पॉइंट, assuming a point on circle now gets easier. So instead of assuming x comma y, h comma k, you can assume a point on this circle as a cos theta comma a sin theta. And how this will be helpful? अब तुम्हें सर्कल की इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब तुम अगर तुमने कोई पॉइंट ऐसा अज्यूम किया है तो ये पॉइंट हमेशा उस सर्कल पे ही रहेगा। अब तुम कहोगे कि भाई सारे सर्कल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होते नहीं है, अगर मान लो ये जनरल इक्वेशन हो तब क्या होगा? इसकी बात कर लेते हैं। अगर जनरल इक्वेशन है तब क्या होगा? यानी कि s इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू थिंक वैल्यूज ऑफ x एंड y, थिंक ऑफ अ The पैरामीटर। center के coordinates add हो जाएंगे ना। हाँ, मतलब मैं अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये ऐसी इक्वेशन है, x प्लस जी होल स्क्वायर वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जिसको थोड़ी देर के लिए चलो मैं आर स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ, आर इज अ रेडियस। तो x और y की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आएगा x प्लस जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y प्लस एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है कि नहीं? तो क्या होगी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन? इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। दैट्स इट, आ गया। यस क्यों भाई? फिर y भी तो तो माइनस माइनस है, अच्छा वो मिक्स हो गया इसमें, सॉरी, माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है और बहुत कम यूज में आएगी। बेसिकली बस ये ध्यान रखना कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो ये पॉइंट अज्यूम करना कभी कभी बहुत यूजफुल हो सकता है। और इनफैक्ट अगर कोई जनरल इक्वेशन भी है तो भी हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा अज्यूम करना, हो सकता है कि इक्वेशन बेटर सॉल्व हो जाए, अच्छे कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। बिफोर दैट यहाँ पे मैंने थीटा को एक्सप्लेन कर दिया कि थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी का एंगल है। कैन यू एक्सप्लेन मी थीटा हियर? यहाँ पे जो थीटा पैरामीटर है वो क्या है? बिकॉज ये तो जनरल इक्वेशन है। दिस सर्कल कैन बी एनीवेयर, ये सर्कल कहीं भी हो सकता है, राइट? सेंटर इसका माइनस जी माइनस एफ है, रेडियस ए है। इन दिस केस व्हाट इज थीटा? कैन यू एक्सप्लेन थीटा? क्या है angle थीटा? with y equal to minus y इक्वल टू The slope of मतलब sir angle of line with parallel to x axis. राइट। अभी भी थीटा ये वही एंगल है जो एक्स एक्सिस से बन रहा है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये एंगल थीटा ही बनेगा ना। तो अभी भी थीटा एक्चुअली वही एंगल है एंड दैट यू कैन प्रूव बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आराम से दिख रहा है ना, x प्लस जी वाई प्लस एफ दिख रहा है ना तुमको? माइनस जी माइनस एफ पे अगर शिफ्ट कर दो ओरिजिन को तो दिखाई देगा। फिर वो लाइन y थीटा equal to minus है y इक्वल्स टू minus है
हाँ वो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एफ, तो उससे एंगल अगर थीटा बन रहा है तो एक्स एक्सिस से भी तो थीटा ही बन रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो थीटा वही पैरामीटर है बेसिकली। थीटा जो है वो रेडियस का एंगल एक्स एक्सिस से, सिंपल सी बात है, थीटा वही है। ठीक है भाई, तो इस थियरी से अगर तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, मैं बार बार बात जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान सुनना, कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये थियरी काम में आई तो इतनी काम में आएगी कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है या जनरल इक्वेशन लिखी है और तुम्हें उस पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, तो तुम्हारे पास अब ये चॉइस है कि तुम उस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ थीटा अज्यूम कर सकते हो। फायदा ये होगा कि जहां पर सर्कल की इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स होते हैं, तुम सिंगल पैरामीटर सिंगल वेरिएबल में उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज अलजेब्रा में जितने कम वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन सॉल्विंग उतनी जल्दी होगी, राइट। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो क्वेश्चन एक सॉल्व करो। जैसे मान लिखा है P is a point on x square plus y square plus 4x minus 2y minus 2 equals to 0. Minus 4 equals to 0. ठीक है, P is a point on this circle and A मान लो एक point है, कोई fixed point है, A is like let's say क्या लूँ मैं 3,4 ले लिया मैंने मान लो, and B is ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, इन पॉइंट में कुछ स्पेशल नहीं है, -2,1. Then find P. Find P if PS square plus PB square is PS square plus PB square is कुछ भी हो सकता है, मिनिमम या मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम। If PS square plus PB square is maximum. Now look at this question. ये क्वेश्चन तुमसे पहले इसको एक बार पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है, कि सर्कल पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, जो P है वो कोई पॉइंट नहीं है, रैंडम पॉइंट नहीं है इस प्लेन में, सर्कल पे। और फिर उस पॉइंट की एक और कंडीशन है कि जो उसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्पेशल बात होगी, इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट सर्कल पे नहीं है, ये कहीं हो सकता है यूनिक पॉइंट हो सकता है कि मल्टीपल पॉइंट्स हो, तो वही पॉइंट्स हमको फाइंड करने हैं। नाउ टेल मी हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे इस क्वेश्चन? PB कांस्टेंट, क्या हो गया? PB कांस्टेंट, PB the कांस्टेंट, center of circle -2,1 है ना। अरे यार देखो मैं रैंडम बोलते बोलते मैंने स्पेशल ले लिया, सॉरी। B को चेंज कर लेते हैं, फिर -3 कॉमन कर लो, यही होता है, -3 हाँ 1 कर लो। चलो अब तो नहीं है ना सेंटर, नहीं सर। चलो अब बताओ। सर पी को अज्यूम कर लेंगे फिर डिस्टेंसेस निकाल के। P को अज्यूम कर लेना, तो ऐसा नहीं है कि P को अज्यूम करना जरूरी है, तुम नहीं अज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं P को अज्यूम करूं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अब मुझे पूरे जो रिलेशन है वो मुझे एक सिंगल पैरामीटर मिलेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करूं, लेट P B, और P जो कि सर्कल पे है, तो मैं P को क्या अज्यूम कर सकता हूं, देखो ना, -G + r cos थीटा -F + r cos थीटा से, इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको तुम कंप्लीट इन स्क्वायर करो, x + 2 होल स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये 5 + 4 9 3 स्क्वायर। तो क्या होगा, तुम P को क्या अज्यूम करोगे, x + 2 इज 3 cos थीटा, मतलब क्या -2 + 3 cos थीटा, कॉमा 1 + 3 sin थीटा। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। अब ये कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा वो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। चलो करो आगे, बताओ। x + 2 होल स्क्वायर + y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अगर तुमने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया। नाउ यू हैव अज्यूम्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, अब तुम्हें उस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड PA स्क्वायर + PB स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है भाई, PA 5 - 3 cos थीटा होल स्क्वायर,
5 माइनस, हाँ, और प्लस क्या आएगा 3 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। और पीबी स्क्वायर क्या होगा, पीबी क्या होगा, 1 प्लस 3 1 कॉस plus थीटा, 3 cos theta whole square 1 प्लस 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर plus 3 sin theta whole square. प्लस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। परफेक्ट। चलो जरा सा इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, मुझे बताओ कि क्योंकि ये फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो व्हाट विल वी गेट इवेंचुअली, कांस्टेंट हम क्या आएगी 25, 934, 135, 35 के साथ साथ ये भी क्लब होके कांस्टेंट बन जाएंगे। चलो फिलहाल इसको 35 लिख दिया। देयर आर 9 cos स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा, ये भी 9 हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक लिखा मैंने। अब देखो cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो यहां से आएगा 30 cos थीटा माइनस, और यहां से आएगा 6 cos थीटा, तो माइनस 24 cos थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस 18 sin थीटा, और वही रह जाएगा माइनस 18 sin थीटा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, गलत ना हो जाए। सही है कैलकुलेशन। सो इज इट 53 माइनस व्हाट कैन वी टेक कॉमन, क्या ले सकते हैं यहाँ से, 6 ले सकते हैं, तो 6 तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। और अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो तरुण बताएगा मुझे कि ये मैक्सिमाइज कब होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज कैसे होगा तरुण, पूरा एक्सप्रेशन फुल। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा को -5 रखते हैं। यस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये चीज मिनिमाइज करनी है। सो फॉर पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर मैक्स 53 माइनस 6, और ये -5 होना चाहिए, यानी ये तब होगा जब 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा विल बी इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन में पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर मैक्सिमम नहीं पूछा है, उसने वो पॉइंट निकालने को बोला है, वो पॉइंट बताओ, और वो पॉइंट कब निकलेगा जब तुम थीटा फाइंड कर पाओगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या सॉल्व करते हैं भाई, ये इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका था, Divide सर by ए 5 स्क्वायर five रूट से ऑफ divide बी कर स्क्वायर देंगे। बी स्क्वायर से हाँ 5 से सिंपली divide डिवाइड कर देंगे, 4/5 को ले लेंगे cos अल्फा, 3/5 को sin अल्फा, cos में कन्वर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, cos थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, जहां पे ये जो अल्फा है वो अल्फा क्या है, ये है ना, cos अल्फा इज 4/5, sin अल्फा इज 3/5, एंड दैट इक्वल्स टू -1 का मतलब cos पाई। हम जनरलाइज सॉल्यूशन निकालते हैं ना हमेशा, तो क्या आ रही है थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस अल्फा, प्लस अल्फा। यानी 2n पाई प्लस माइनस पाई का मतलब सिंपली पाई का ऑड मल्टीपल है, एक ऐसे लिखो 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा। एंड सिंस हमको ये बताया कि हमारा जो एंगल है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, ऊपर लिखा ही था हमने, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की कोई जरूरत, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे अल्फा की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा आर पॉसिबल, टेल मी। सर एक ही हो सकती है। एक ही हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, विच इज एक्चुअली अगर तुम देखो तो साफ दिखाई दे रहा है कि n इक्वल टू, अगर मैं माइनस n इक्वल टू 0 रखूंगा तो आएगा पाई प्लस अल्फा, और पाई प्लस अल्फा इज ओके, पाई प्लस अल्फा इज फाइन, बट एनीथिंग एल्स लाइक n को रख दिया मैंने 1 रख दिया, 3 पाई प्लस अल्फा, फिर रोटेट होके वहीं पहुंच गए, n को -1 अगर रख दिया मैंने, -1, तब क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये कौन सा एंगल है, और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, नहीं है सर, 0 से छोटा है, अल्फा एक्यूट। 0 तो फिर ये आ क्यों रहा है, क्या ये डिफरेंट एंगल है, ये डिफरेंट पॉइंट होगा भाई। जैसे एक आंसर आ रहा है मेरा पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा सेम मतलब नहीं यहाँ आएगा कहीं वो है, भी। हाँ ये चीज चेक करनी जरूरी है कि हाँ पॉइंट सर, यूनिक same है कि है। नहीं। और ये देखो अल्फा माइनस पाई, तो अगर तुम देखो तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा है, जो कि वही चीज है, तो पहुंच वहीं रहे,
यानी आंसर डेफिनेटली यूनिक है। और अब बारी है उसको एग्जैक्टली निकालने की। तो देखो पॉइंट हमने क्या अज्यूम किए थे, पॉइंट अज्यूम किए थे, कहाँ गया ये, तो P क्या होगा, P होगा -2 प्लस 3 cos थीटा। व्हाट इज 3 cos थीटा? cos pi प्लस अल्फा। व्हाट इज cos pi प्लस अल्फा? माइनस cos अल्फा। तो -3 cos अल्फा कॉमा 1 -3 sin अल्फा। और cos अल्फा sin अल्फा तुमको पता ही है। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर क्या है, -2 cos अल्फा क्या है, 4/5 4/5 4/5 -12/5 और 1 -3/5 9/5। पॉइंट आ गया कितना, -22/5 और -4/5। -4/5। क्वेश्चन कैसा था ये, क्या लगा, ट्रिकी था क्या, जी सर। आसान था, आसान था ना? हाँ सर। इस बार का जेईई मेन का क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर, सेम नहीं था, डेटा चेंज हो गया, सिमिलर क्वेश्चन था, वहां मिनिमम पूछा था उसने, मैंने उसको मैक्सिमम कर दिया। तो कोनिक्स के क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आते बड़े आसान है, कितनी जल्दी कर सकते हो ये मैटर करता है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा ऐसा नहीं कि अब इसको कर रहे हैं 10 मिनट में, इसको भी जल्दी करना है। एंड हाउ यूजफुल वाज दिस ट्रिक, ये भी ऑब्जर्व करना, दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग दिस पॉइंट। और देखना कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से हमने कुछ लंबा तो नहीं कर दिया कि ट्रिगो यूज किया और उससे हमारा सोल्यूशन लेंदी हो गया। विदाउट ट्रिगो हो सकता है और भी आसानी से हो जाता मे बी। अब इसमें ज्योमेट्री भी है, मैं उसको ज्योमेट्री से भी कर सकता हूँ, फिलहाल छोड़ो ज्योमेट्री हटाते हैं। ज्योमेट्री रूल आउट करके अलजेब्रा का एक सोल्यूशन ये है, दूसरा ये है कि उस पॉइंट को बिना अज्यूम किए हुए सॉल्व किया जाए, मतलब एक्स वाई में सॉल्व किया जाए, और वो भी कोई बहुत बुरा नहीं है, ट्राई करना उसको, ठीक है। तो ये था पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बताओ भाई समझ में आया सबको? नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लो। लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था ना, मतलब जो 26 को हुआ है, 24, 25, 26 का जो इवनिंग वाला पेपर है, वो मैथ्स का मेरे ख्याल सबसे बेटर पेपर है। जब सारे पेपर्स आ जाएंगे देखना, 26 का जो इवनिंग पेपर है वो सबसे बढ़िया है हाँ सर। कंपैरेटिवली। कैलकुलेशन कोई भी बहुत गंदी नहीं आई थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन कोई बहुत गंदी नहीं आई थी। एक जगह वो ग्रेविटेशन में कैपिटल जी, अब लोगों को कैपिटल जी याद नहीं था, मुझे सरप्राइजिंग ये लगा। अरे हम तो यार ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमेशा याद रखते थे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद ही नहीं रखा लोगों ने। ये बड़ी कमाल की बात है कि उसका यूज ही नहीं होता है। कैसे उसका यूज नहीं होता क्या कैपिटल जी का? होता है ना सर। होता है सर, बिल्कुल होता है। वही सर बस हम लोग रहते डालते नहीं है, हम 10 डाल के काम चला लेते हैं। मतलब अब 9.8 बस तभी डालते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर कैपिटल इट इज निकलना जी नॉट होता अ है। ग्रेविटेशन स्मॉल कैपिटल जी जी नहीं, अच्छा कैपिटल जी 6.67 इंटू 6 हाँ, 7 वाला। सर वो तो उसका यूज तो नहीं होता। यूज नहीं होता है। सर GM/R स्क्वायर से निकाल लेंगे, M और R वैसे भी याद हाँ नहीं रखते जीएम वो तो निकाल तो लेंगे, बात सही है, लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास ना। जितने कांस्टेंट्स हैं उनको याद रखो यार, काम में आएंगे ना। इसको पता नहीं कैसे, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, अब ये तुम एक्सपेक्ट कर रहोगे वो कैपिटल जी लिख के देगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, नहीं दिया उसने, लोग अटक गए उसमें। दो जिनको याद नहीं था वो निकाल रहे थे बैठ के, 4-5 मिनट उसी में चले गए उनके। रिवर्स इंजीनियर भी कर सकते हैं, अगर स्मॉल जी पता है तो कैपिटल जी भी निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट, बट कैलकुलेशन तो हुई ना यार, मतलब टाइम तो वेस्ट हुआ ना उसमें, वही वो कह रहा है। लेकिन क्यों करना है जब तुम्हें कांस्टेंट्स हैं वो याद रखो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं टेंजेंट्स के आसपास आने वाले हैं। फिलहाल अभी एग्जैक्टली मैं टेंजेंट नहीं बोलूंगा इसको। दिस इज अबाउट सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, a circle and a straight line.
सो व्हाट कुड हैपन अगर एक सर्कल बनाया जाए और एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में, ना वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको, ना वो टच कर रही है, बिल्कुल बाहर से निकल जा रही है। एक केस हो सकता है कि यही दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर दे, इट कैन बी अ secant. It intersects a circle at two distinct points. And then there is a special case where this line touches the circle at a point, which is the wrong definition. Tangent की जो actual definition है तुमको पता ही है, it is the limiting case of secant. So the 2 points where it is intersecting the circle are infinitesimally closer to each other. A और B बहुत पास आ गए। इस चीज की जरूरत पड़ेगी कैलकुलस में, हमको जाएंगे हम AOD पे। तो फिलहाल तो हमारे सामने अब ये चैलेंज है कि अगर मेरे पास ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल इज s इक्वल्स टू 0 और लाइन की इक्वेशन है l इक्वल्स टू 0, और मैं विदाउट प्लॉटिंग ऑब्वियसली प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू चेक वेदर इट्स अ सीकेंट और इट्स अ टैंजेंट और इट्स नथिंग, इट्स कंप्लीटली आउटसाइड। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट अप्रोच? सबसे अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है? तो लाइन पे पॉइंट ले ले एंड फिर चेक कर लें इनसाइड इसे प्रॉब्लम ये है कि एक से पॉइंट perpendicular इनसाइड है, गिरा, एक पॉइंट आउटसाइड है सीकेंट पे, तो लाइन पे पॉइंट लेने का फायदा तो नहीं होगा। फिर सेंटर से परपेंडिकुलर का लो, हाँ सर। आर से तो अगर कंपेयर तुम्हें याद हो करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इस पूरे चैप्टर में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कभी भी लाइन अगर दिखाई दे तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही दो, चाहे टेंजेंट हो चाहे जो भी है। वो इसलिए बिकॉज उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसा तुम पॉइंट से डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल रहे थे लाइन के लिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इफेक्टिव होगी। अब तुम देख सकते हो इस डायग्राम से कैसे सीकेंट, टेंजेंट and this line. So why dropping this perpendicular was important? Because if it is a secant, then length of perpendicular comparing to radius is smaller. If it is a tangent, then the same length of perpendicular is equal to radius. And if this line is completely outside, then this length of perpendicular will be greater than radius. इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक ही स्टेप में सब कुछ चेक हो गया है कि नहीं? तो सर अगर इसे थियोरी में पूछें इस टेंजेंट अ सीकेंट तो क्या बोलेंगे? क्या इस किसको बोले? टेंजेंट अ सीकेंट इस टेंजेंट का सीकेंट? नहीं, टेंजेंट सीकेंट है क्या अगर क्वेश्चन आए तो? अच्छा टेंजेंट सीकेंट है क्या? हाँ हाँ ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने। तो टेंजेंट, यस टेंजेंट इज अ सीकेंट जस्ट लाइक स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो सीकेंट के ही सेट में टेंजेंट है, यस। यानी सीकेंट बोलते हुए हम कभी नहीं बोलते कि these two points can never come closer to each other, these two points will never coincide, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। What is a secant? Secant is a line which intersects a circle, intersects a curve. तो tangent जो टच करने वाली चीज है, it is also a type of intersection, but जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो infinitesimally close points का हो रहा है। तो theoretically tangent को secant बोला जा सकता है, yes। ठीक है, हालांकि इसकी कोई जरूरत में पड़ेगी नहीं। तो secant, टेंजेंट या इस लाइन को चेक करने का बेस्ट मेथड हमारे पास जो इस वक्त है वो ये है कि लेट P be length of perpendicular from center of circle to line L equal to 0. Now if P is less than R, radius of the circle, then L equal to 0 is a क्या? सीकेंट। Secant। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है भैया, यही पॉइंट बार बार आता रहेगा। If P equals to R, Tangent. yes, टेंजेंट। the same line L equal to 0 is a tangent. अभी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालते हैं। L equal to 0 will be a tangent, and then the remaining case
if P is greater than R, then L equal to 0 is neither a tangent nor a secant, is none. तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, है ना। P इक्वल्स टू R, अगर तुम चाहो तो कंडीशन डिराइव कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है उसकी कुछ, है ना। बस इस तरीके से समझ लो, क्योंकि जब डेटा दिया जाएगा, जब G पता होगा, F पता होगा, C पता होगा, LMN पता होगा, तो P इक्वल टू R कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा, चेक करना बड़ा आसान होगा। So this is the best method to find whether a line is secant or a tangent. चेक करना बड़ा आसान है इससे। बट ठीक है, ये क्या है, ये ज्योमेट्री है। ये आसान क्यों हो गया? बिकॉज वी आर यूजिंग ज्योमेट्री हियर, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज 90% अलजेब्रा, 80% अलजेब्रा। एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा विदाउट यूजिंग एनी ज्योमेट्री? टेल मी, इफ आई वांट टू चेक दैट दिस लाइन is a secant, tangent or nothing without using any geometry, I mean I need a method 2. एक और मेथड क्या हो सकता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? यस, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मान लो यहां से y की वैल्यू उठा के मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, व्हाट विल यू गेट? बताओ यार, क्या मिलने वाला है? जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। और क्वाड्रेटिक इन x का मतलब है कि एट मोस्ट दो रूट्स हो सकती हैं, यानी कि एट मोस्ट दो ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करेगा कि हम अगर दो रियल रूट्स हैं डिस्टिंक्ट, तो ये सीकेंट हो गई, d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो ये टेंजेंट हो गई, और अगर d लेस देन 0 है तो नथिंग। सो दिस इज आल्सो नॉट बैड, ये कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हाँ उससे कहीं बेटर ये है, बिकॉज परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, रेडियस तुमको दिख ही रही है, तो वो कंपैरिजन कहीं बेटर है। लेकिन ये चीज जो हमने कही, जो दूसरा मेथड मैंने भी डिस्कस किया, इट विल बी यूजफुल फॉर अदर कर्व्स, बिकॉज हर कर्व की ये प्रॉपर्टी नहीं है। लाइक देयर इज अ टेंजेंट टू पैराबोला, अब पैराबोला की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही उसका कोई सेंटर होता है कि तुमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होगी। उसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, अलग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये कोई सिमिलर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, एलिप्स की ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहां पे तुम्हारे काम एल्जेब्रा आएगी, रिमेंबर। तो एल्जेब्रा को ध्यान में हमेशा रखना, एल्जेब्रा वाला पॉइंट मिस मत करना, ठीक है? इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट करो। सर एक और चीज कर सकते हैं जो हम लोग का पिछला कॉन्सेप्ट था विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट वाला। क्या करें बताओ, कैसे यूज करेंगे उसको? सर लाइन, जो हमारी लाइन है उसको अगर सीकेंट, टेंजेंट या कोई भी देखना है हमें, तो वो लाइन पे एक पॉइंट ले लेंगे और उसको सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ, तो मैंने एक अगर पॉइंट रैंडम ले लिया, ये पॉइंट लिया और मुझे पॉजिटिव आ गया, ये पॉइंट लिया तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो फिर चॉइस ऑफ पॉइंट पे है ना यार। हम अब मुझे पता लगा मैं पॉइंट बाहर वाले लेते जा रहा हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सीकेंट है या नहीं है? हाँ। कैसे पता लगेगा? टेंजेंट पे पॉइंट लेता रहा हूँ, बाहर वाला पॉइंट है, ये तो सब बाहर ही है। तो पॉइंट, हाँ अगर किस्मत अच्छी रही, मैंने एक पॉइंट पिक किया और वो बाई चांस नेगेटिव दे दिया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सीकेंट है, बट ये तो किस्मत के भरोसे नहीं चल सकते ना। हाँ। इसलिए मेथड यही दोनों ठीक है, एल्जेब्रा का और ज्योमेट्री का, ठीक है? हाँ भाई बताओ, किसी को डाउट है कोई? नहीं सर। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम डायरेक्टली आते हैं। अब इस पर मैं क्वेश्चन लूँ कोई मतलब नहीं है कि बताओ चेक करोगे सीकेंट है कि नहीं है, तो अपने आप कर लेना उसको। हम सीधे आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। इसमें मैं तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत, और वो ज्योमेट्री यूजफुल रहेगी। क्वेश्चंस मतलब जब अलजेब्रा से करोगे बहुत लेंथी होंगे और ज्योमेट्री से बहुत आसानी से हो जाएंगे, बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखनी है। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली जाए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हर एक टॉपिक में आने वाली है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स सब में आने वाला है।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के कई फॉर्म्स होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस होंगे। जैसे कि पहली जो इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे इट इज स्लोप फॉर्म। व्हाई इट इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म, क्यों बोल रहा हूँ उसका नाम स्लोप फॉर्म क्यों रखा, अभी डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स टेक अ सर्कल फर्स्ट, है ना। लेट x square plus y square equals to a square be a circle, and slope of tangent be m। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मैंने स्लोप अज्यूम किया है, या ऐसा समझो कि मुझे स्लोप दिया हुआ है। That's why this equation of tangent will be called equation of tangent in slope form। तो बेसिकली अगर तुम्हें स्लोप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो तुम इस इक्वेशन का यूज करोगे। ऊपर से एक काम और है कि यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अज्यूम किया मैंने, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है। तो जनरल में क्या होगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसको, फिलहाल तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, स्टैंडर्ड सर्कल के बारे में। टेल मी, अगर मुझे ये पता है कि टेंजेंट का स्लोप m है, हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे बताओ? सर वो लाइन टेंजेंट से लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, और फिर y का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट b y इक्वल्स टू mx प्लस c। सही बात है। और फिर y का वैल्यू डाल देंगे वो सर्कल के उसमें, फिर x का क्वाड्रेटिक आएगा और फिर जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको 0 कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये अपना वही मेथड बता रहा है जो अलजेब्रा का मेथड हम डिस्कस किया, कि हम जब इन दोनों कर्व्स को, लाइन को और सर्कल को सॉल्व करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। और इसके अलावा क्या तरीका है हमारे पास? सर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ सेंटर करता से हूँ इस चीज परपेंडिकुलर का पे, डिस्टेंस निकालें, रेडियस हमें पता है, रेडियस का इक्वल होगा, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर रहेगा, मुझे लगता है। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि ये मेथड थोड़ा सा बेटर रहेगा। देखो ना, क्या होगा, P विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 0,0 टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या होगा बताओ? मॉड c अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर होगा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। So what is the equation of tangent? Equation of tangent is, tell me, क्या होगी भाई equation of tangent? y equals to mx और c को रिप्लेस करो a रूट 1 प्लस m स्क्वायर से। What is the explanation for plus minus? Plus minus सर आपने दो जो आंसर। स्लोप लिया है वो दो जगह पे, मतलब दो वैसे पॉसिबल होंगे ना, मतलब मैं सर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टेंजेंट्स हो जाएंगे। अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है तो मुझे पता है कि सेम स्लोप की दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। दैट्स व्हाई मैथ्स हर चीज करेक्ट करती है। मैंने एम अज्यूम किया, मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ऐसा दिमाग में रखा, मान लो कि एक ही लाइन आने वाली है, लेकिन उसने उसको रेक्टिफाई कर दिया, मॉड सी, और मॉड सी हटा दे प्लस माइनस आया। सो वी विल हैव टू टेंजेंट्स ऑफ सेम स्लोप्स फॉर एनी सर्कल, है कि नहीं? और दोनों आंसर्स ये रहे। अब हालांकि ये आंसर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए स्टैंडर्ड, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, लेकिन इसके पहले मैं सोच रहा हूँ उसको एक बार डिस्कस कर लूँ, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो बताओ। फिर से देखो, हमारे पास टास्क ये था कि हम सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, and the only information provided apart from being the tangent of circle was the slope of the tangent। अब अगर slope of tangent दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं
हम टेंजेंट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इस सिनेरियो में दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, बट दो भी ठीक है। दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने का बेस्ट मेथड है P इक्वल्स टू R। P इक्वल्स टू R से अच्छा कुछ है ही नहीं टेंजेंट केस में। तो सर्कल में वो अलजेब्रा यूज करने के बजाय, D इक्वल्स टू 0 करने के बजाय ऑलवेज यूज P इक्वल्स टू R। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस। ये तुम्हारे काम हमेशा आएगा। और इस इक्वेशन को याद रखो, एटलीस्ट मेंस के लिए ये काम की हो सकती है। ये इक्वेशन काफी काम की हो सकती है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड सर्कल इन स्लोप फॉर्म। जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, then find equation of tangent whose slope is 1। तो अब जिसको ये फॉर्मूला याद है वो आंसर तुरंत दे देगा। आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू x प्लस माइनस क्या, x प्लस माइनस m को 1 डाल दो, a को 1 डाल दो, रूट 2 रूट 1 प्लस m स्क्वायर है ना भाई? यस सर। ठीक है ना? तो ऐसी दो टेंजेंट्स होगी और उनकी इक्वेशन डायरेक्टली आ गई। ठीक। अब कुछ लोग कह रहे होंगे इसका फायदा क्या हुआ? है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन था। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, व्हाट फॉर s इक्वल टू 0, इसके लिए क्या करोगे? इसका क्या? सर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम ठीक प्रोसीजर। है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया मैंने, x प्लस जी होल स्क्वायर y प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, फिर r इज रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ठीक कर दिया। फिर अब क्या करूं? सर फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। हाँ, मतलब अलजेब्रा से अगर तुम ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहते हो, मैं सिंपली बोलूं कि अगर मैं x प्लस जी को कैपिटल x बोल रहा हूँ, y प्लस एफ को कैपिटल y बोल रहा हूँ, जो कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही है, कुछ और नहीं है, तो एक तरीके से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर में। और इस इक्वेशन का आंसर हमको पता है। आंसर क्या है भाई? कैपिटल Y इज इक्वल टू m कैपिटल X प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर मुझे अपनी इस इक्वेशन का आंसर चाहिए तो मुझे रिप्लेस करना चाहिए x को x प्लस से और y को y प्लस एफ से। तो क्या आंसर आ जाएगा? y प्लस एफ इक्वल्स टू m x प्लस जी प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला हेल्पफुल तो है ही ना यार, है कि नहीं? जो फॉर्मूला है वो हेल्पफुल है ना हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल स्टैंडर्ड पे ही काम करेगा। अगर मैंने इसको याद कर रखा है तो मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की हेल्प से किसी भी सर्कल की अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। बट फिर वही बात है कि ये सब करने की जरूरत है। द डेरिवेशन इटसेल्फ इज सो सिंपल। एक स्टेप का डेरिवेशन है, एक स्टेप का। P इक्वल्स टू R की वजह से सर्कल में ये काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड tangent of slope 2 to circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equals to 0। ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हमने अगर फॉर्मूला रटा हुआ है तो हमारा आंसर हम डायरेक्टली इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। बट व्हाट इफ ये फॉर्मूला नहीं याद किया हमने? इसको याद करना कितना जरूरी हो भी देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो कितना टाइम जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताओ, स्टार्टिंग से बताओ कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे अगर मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है तो।
क्या होगा तुम्हारा सोल्यूशन? लेट, अरे स्लोप तो बताइए ना, so let y is the equal to 2x equation of plus tangent c. be y is equal to 2x plus c. So the only unknown thing is c, केवल c तो निकालना है. Let y equal to 2x plus c be tangent. Next step क्या होगा? P equals to r. Length of perpendicular from center equals to radius. Center क्या है इसका? 1, minus 2. Radius क्या है इसकी? 3 है कि नहीं? तो कितना लंबा काम है भाई? और देखते हैं 1, minus 2 रख के देखो क्या आ रहा है? 2 plus 2 4, 4 plus c mod divided by root over 5 equals to 3. क्यों भाई? Yes, ठीक है sir. ना सब कुछ? ये देखो Yes, sir. c plus 4 mod is equal to 3 root 5 and this implies c equals to, खैर अच्छी वैल्यूज नहीं आ रही हैं बट हमें फर्क क्या पड़ता है, आंसर तो आ गया ना 3 स्टेप में. ये रहा आंसर, c को रिप्लेस कर दो. p इक्वल्स टू r की वजह से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी. ये जो मैंने ऊपर लिखवाया है इसी की जरूरत नहीं. हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर तुम यूज करोगे, क्योंकि होता क्या है कि मेन में ज्यादातर कर्व्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ही आती है, तो ये जरूर याद कर लेना y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर. बट फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है. अगर जनरल इक्वेशन है तो मेरे ख्याल से ये 3 स्टेप में अगर हो रहा है तो क्यों वो तामझाम करना है. आगे आंसर बताओ भाई, ये समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो फिर. दिस टाइम we have x square plus y square plus 4x plus 2y plus 1 equals to 0. Plus 1 equals to 0. Find slopes of tangents. Find slopes of tangents drawn from 3, 1 to this circle. ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अभी तक हम बड़ा स्लोप फॉर्म कर रहे थे. अब क्वेश्चन कुछ और है कि ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप निकालने हैं हमको. बताओ भाई कैसे करोगे उस क्वेश्चन को? अरे बहुत टाइम निकल गया भाई, इतना भी क्या सोच रहे हो? अरे स्लोप निकालना है मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, मतलब इक्वेशन आगे तो स्लोप निकल ही जाएगा. टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? बताओ यार पार्थ, सर कैसे स्टार्ट करूं मैं इसको? अब ज्यादा कुछ समझ नहीं आ सर रहा है. बस सेंटर से बस परपेंडिकुलर हमेशा जो आप, लेकिन वो इसमें मेरे को सर समझने की हाँ आगे सर हम कुछ लोग हमारा पिछला वाला ही मेथड जनरल इक्वेशन वाला वो यूज कर लेंगे और फिर जो पॉइंट है 3, 1 उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे तो आ जाएगा. परफेक्ट है. लेकिन वो फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? वो फॉर्मूले से तो आंसर आ जाएगा. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. सर अगर सर्कल का सेंटर निकाले और फिर सर्कल का सेंटर है हमारे पास -2, -1. ठीक है,
सर और उसके बाद अभी जो सर अगर हम परपेंडिकुलर, अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें टैंजेंट पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पर? नहीं सर टैंजेंट की पे इक्वेशन सर। है नहीं हमारे सर पास। एक्चुअली सर अगर हम स्लोप निकाले, जो रेडियस का स्लोप होगा, जब स्लोप सर भी अगर हमारे पास लाइन है ड्रॉ नहीं, क्या करें। स्लोप सर कैसे वही निकालोगे? सोच रहा था लेकिन वो आगे कुछ जा नहीं रहा था। हाँ सर सही स्लोप है। हमारे पास नहीं है ना। सीरियसली इतना इतना डिफिकल्ट है ये? तुम्हारे सोचने का अभी वही तरीके के हो यार, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें निकालना क्या है। तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन, टैंजेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन तो है, और वो जो टैंजेंट है, वो ये जो लाइन है वो 3 को 1 से पास होती है। तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है भाई। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हाट डू यू नीड? स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट है हमारे पास। तो बिना टाइम लगाए सबसे पहला काम करना है, लेट द टैंजेंट बी क्या y माइनस 1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3। ये तो कर लो, इसके बाद सोचना। यानी तुमने जो लाइन की इक्वेशन लिखी है टैंजेंट की, वो है एम एक्स माइनस वाई माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये रियलाइज करो कि तुम्हें कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा है, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो, तुम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो। यू हैव ओनली वन अननोन m। m इज द सिंगल अननोन, एक ही अननोन है मेरे पास। और एक अननोन निकालने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए भाई। और क्या है वो कंडीशन? 3,1 यस, 3 का 1 तो आ चुका है ना। 3 का 1 तो सेटिस्फाई सो कर ही रहा है जब मैंने स्लो पॉइंट पर फॉर्म से लिखा। p इक्वल्स टू r। p इक्वल्स टू r एक कंडीशन है जिसको यूज करते ही एक वेरिएबल जो मिसिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर अगर दो दो वेरिएबल्स होते तो केवल p इक्वल टू r से काम नहीं चलता, फिर हमको और भी कंडीशंस लगानी पड़ती जो क्वेश्चन में दी जाती। बट यहाँ पे सफिशिएंट है p इक्वल टू r। बात समझ में आई मेरी? टैंजेंट के किसी भी क्वेश्चन के लिए p इक्वल्स टू r सफिशिएंट है। कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, निकालो जरा p इक्वल टू r से, देखो m क्या आता है। p इक्वल्स टू r करो, -2 -1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, बताओ क्या आ रहा है। मॉड ऑफ p की वैल्यू क्या आती है? -2 है -3m 5m हो गया, -5m है, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया। और -1 कैंसिल हो गया क्या? नहीं सर, -2 सर। प्लस 2 हो जाएगा। +2 बन जाएगा, +2 हो गया, तब सॉरी, 5m प्लस 5m माइनस +2 5m प्लस -5m सर +2 है तो आपके 5m केस -2 में -2 होगा। -2 हो गया। 5m -2 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। 2। रेडियस 2 है, 2 हाँ रेडियस, हाँ ठीक है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? क्वाड्रेटिक बनेगी, squaring both sides. Is squaring allowed? Yes, because both sides are positive. We will not get any extra answer. Don't worry. Squaring is allowed. So 25m square minus 20m plus 4 is equal to 4 plus 4m square. And this will give you a quadratic. और अब मेरे ख्याल से अच्छा क्वाड्रेटिक बड़ी अच्छी से आ रही है। 4 कैंसिल हो गया, वाह, नॉट बैड। तो आंसर क्या है भाई? m इक्वल टू 0 0 और 20/21 and m equals to 20/21. Nice. -2, 1 सॉरी रेडियस 2 थी, ठीक है, ऊपर चला गया वो। तो एक टेंजेंट इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाली है और दूसरी वाली है। और जो भी था आंसर जो भी है, लेकिन मेथड देखो ना, मेथड कौन सा बहुत बहुत बड़ी ट्रिक मैंने यूज कर ली यहाँ पर। कौन सा ऐसा ऐसा तो तुम सोच नहीं पा रहे थे। क्यों अटक रहे थे पता है?
क्यों तुम ये इक्वेशन लिख ही नहीं रहे थे, तुम शायद एक ही स्टेप में आंसर आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा ना यार। एक बार लाइन की इक्वेशन लिखो और इस चीज को ऑब्जर्व करो कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने अननोन्स हैं। जितने अननोन्स हैं उतनी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। अब टेंजेंट के साथ तो P इक्वल टू आर हमको फ्री मिलता है, एक कंडीशन तो फ्री मिली गई है, इतना काफी है क्योंकि एक ही अननोन है, काम हो गया हमारा। तो tangents, now you can draw tangents from external point as well, and every time using P equal to R or using algebra we will get a quadratic in M, because from any external point, किसी भी बाहर के पॉइंट से हमेशा मैक्सिमम 2 tangents ड्रॉ की जा सकती हैं। सो एवरी टाइम वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक ओनली। तो यहाँ पे वो भी डर नहीं है कि हायर डिग्री पॉलिनोमियल आ गया उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मिलेगी हमेशा एक क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, नोट कर लो, और कुछ डाउट है तो उसको डिस्कस कर लो, बताओ। कोई डाउट आया उसमें? तो ये बताओ कि तुम लोग क्या नहीं सोच पा रहे थे यार, ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, इसमें सोच क्या नहीं पा रहे थे, क्यों? पार्थ कहाँ अटक रहा था सोचने में? सर P इक्वल टू R वाली कंडीशन आई नहीं थी वहाँ पे, मतलब परपेंडिकुलर तक ड्रॉप कर लिया था। थोड़ा चीजी है, बट मैं उसको P इक्वल्स टू R, मैं बोलता हूँ कि P इक्वल्स टू R से प्यार, मतलब fall in love with P equals to R. P equals to R is very important, trust me. P equal to R इस पूरे चैप्टर में बहुत काम में आने वाला है। तो दिमाग में आया नहीं अभी? अभी मैंने सुनना चाहता भाई, दिमाग में सबसे पहले टेंजेंट, जहां टेंजेंट वहां P equals to R सबसे पहले, भले यूज करोगे नहीं करोगे लेकिन P equals to R सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए बस। P equals to R as a condition to find the value of one variable. P equals to R is useful. जो भी एक वेरिएबल होगा वो मिल जाएगा हमको, ठीक है? P इक्वल टू आर अब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। बताओ आगे बढ़े या कुछ डिस्कस करना है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर हो सकता था ना कि क्वाड्रेटिक ना मिले, किस केस में यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी? कैन यू टेल मी? भाई क्यूबिक तो नहीं बन सकती है, लेकिन ये लीनियर तो बन सकती है ना। सर अगर पॉइंट सर्कल पे हुआ तो शायद से नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक कब नहीं बनेगी? जब y एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पर भी 5m की जगह पे 2 होता मान लो, तो 4m² कैंसिल हो जाता, या फिर और रेडियस उस केस में आंसर जो है वो केवल 1 आता, क्योंकि लीनियर बन गया ना। बट ये थोड़ा सा स्टाउंडिंग, मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है और m की केवल 1 वैल्यू आ रही है? हमेशा हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वाड्रेटिक ना बने, लीनियर बन जाए। इसका क्या रीजन हो सकता है? सर वो दोनों पॉइंट्स पास पास आते जा रहे हैं, और ना ये पॉइंट सर्कल के कंप्लीटली बाहर है। अगर तुम्हें देखना है ये एग्जांपल, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो सर्कल हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू, छोटा लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, और जो पॉइंट मैंने रखा है, पॉइंट ले लिया मैंने मान लो 2,4, ठीक है? जरा दोनों टेंजेंट्स, ये 2,4 आउटसाइड है कि नहीं, जरा चेक कर लो। ये पॉइंट इसमें डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नहीं नहीं आ रही है? सैटिस्फाई कर रहा, हाँ आउटसाइड है। आउटसाइड है, तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी चाहिए हमको। अब जरा P इक्वल्स टू R करो, वही जो हमारा मेथड है, क्या? y-4 इज इक्वल टू mx-2, mx माइनस y प्लस 4 माइनस 2m इक्वल्स 0 पे 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या आएगा? 4 माइनस 2m मॉड ऑफ डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस m² इज इक्वल टू रेडियस इज 2। तो अगर मैं अब इसको स्क्वायरिंग करूं तो क्या आएगा? 16 प्लस 4m² माइनस 16m इज इक्वल टू 4 प्लस 4m²। ये क्या हो गया? m इक्वल्स टू आ गया क्या? 12/16।
3/4। तो अभी तुमने चेक किया था कि सर्कल के बाहर का पॉइंट है, एक ही आंसर क्यों आ रहा है? सर जैसे जो हमारा पिछला क्वेश्चन है, अगर उसमें रेडियस में 2 की जगह 5 कर देता हाँ वही तो वही। सर्कल बड़ा हो गया, बट हाँ, उसमें से जो और मैं जो हम लोग ने जो 2 टैंजेंट्स बनाई वो कांस्टेंट रखता, तो उसमें से एक टैंजेंट मेरी अंदर टैंजेंट चली जाती, कांस्टेंट रखता? अबे मतलब टैंजेंट वैसे ही चेंज हो गया, रखता, सर्कल उनको चेंज चेंज होगा नहीं करता। तो टैंजेंट होगी ही नहीं वो। ये कि मैं सर्कल कह रहा बड़ा हूँ कर पिछले दूंगा तो ये उसका ही। टच तो नहीं करेगा उसको। टैंजेंट कांस्टेंट क्यों रखता? सर एम इन्फिनिटी हो रहा है यस, एक सारा। सिंपल सी बात। When a quadratic changes to linear, when coefficient of x square becomes 0, one root goes to be undefined, plus infinity minus infinity. ये बात ध्यान रखो हमेशा यार। तो बहुत पहले क्वाड्रेटिक के टाइम बताया था, भूल कैसे गए? अगर तुम ये डायग्राम देखो, तुम्हें दिखाई देगा अब क्या हुआ यहाँ पर मैजिक। x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4, देखो ये पॉइंट 2,0 है और मैंने जो पॉइंट दिया वो 2,4 है। तो जो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, एक आ रही है, एक का स्लोप आ रहा है बिकॉज स्लोप है उसका, दूसरे का नहीं आ रहा बिकॉज स्लोप है ही नहीं उसका। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, तो वो कैसे देगा बेचारा? तो भैया क्वाड्रेटिक में जब तुम 2 रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम्हें एक ही मिल रही हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि जो दूसरी रूट है वो नॉट डिफाइंड हो गई है। और जिस केस की तुम लोग बात कर रहे हो कि ये पॉइंट ऑन द सर्कल आ गया, ऑन द सर्कल आ गया, उस केस में क्या हुआ? दोनों टेंजेंट्स कोइंसाइड कर गई। उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी, उसमें क्या होगा? उसमें तुम्हें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। दिस होल क्वाड्रेटिक विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कोइंसाइड करना और एक रूट का नॉट डिफाइंड होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्वाड्रेटिक की एक रूट आने के 2 तरीके हैं। पहला, 2 रूट्स इक्वल हो जाए। क्वाड्रेटिक की डिग्री चेंज नहीं होगी, अभी भी डिग्री 2 ही रहेगी, बस वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक की एक रियल रूट है और दूसरी इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकती, दूसरी नॉट डिफाइंड हो गई। उस केस में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 को अप्रोच कर जाता है, वो 0 बन जाता है। तो आगे से बात ध्यान रखना, whenever you are solving an algebraic equation in m slope, so there is a hidden answer, there is always a hidden answer। वो हो सकता है m is not defined, not defined, m तो not defined हो गया ठीक है, बट लाइन तो एग्जिस्ट करती है ना, इसी इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो आंसर 2 हैं, बट एक मिस हो सकता है, इस तरीके से इसको ध्यान रखना हमेशा यार। ठीक है, आगे आगे ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो टेंजेंट के बारे में चलो अभी और डिस्कशन करेंगे। अभी ज्योमेट्री वाले पार्ट में मैं आ नहीं पाया, जितना ही रखते हैं। इस वक्त क्लास है क्या तुम्हारी, या एक ही क्लास है? एक ही क्लास। कल एग्जाम है शिवन? हाँ सर, मैथ्स का। अच्छा मैथ्स का ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शिवेन क्या के क्या आ रहा नॉलेज है, एक्स्ट्रा टॉपिक क्या आ रहा है? सर एक्स्ट्रा मैं तभी पूछ रहा हूँ टॉपिक्स उसका, तुम लोग का नहीं है ना? सर क्या ज्यादा जी नहीं, एक्स्ट्रा बस टॉपिक्स? ये जो कोनिक्स का ही थोड़ा सा था, वो मैंने आरडी से कर कॉनिक्स लिया। का तो वो बेसिक ही होगा ना, बेसिक जो डेफिनेशन है। हाँ सर, वो तो आरडी ठीक है, से वो तो कर मैनेज लिया। कर लो। और इधर और बाकी बाकी सर प्रोबेबिलिटी था और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वो फिजिक्स में देख लिया था। प्रोबेबिलिटी में आई थिंक कंडीशनल नहीं होगा, वही पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी ना? हाँ सर, पीएनसी तो आपने करवा ही दिया था। तो वही मैं कह रहा हूँ, पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें दिक्कत होती नहीं होगी। सर अच्छा स्कूल मैंने में देखिए भाई मतलब क्वेश्चन, इतने अच्छे पीएनसी वाले, क्वेश्चंस नहीं देते। हाँ वही कह रहा हूँ, पीएनसी वाले क्वेश्चन मेन में अच्छे आए थे यार, मतलब 1-2 क्वेश्चन देखे, बढ़िया क्वेश्चन थे। हालांकि प्रोबेबिलिटी पीएनसी बेस्ड थी, लेकिन क्वेश्चन मेन के हिसाब से इतने बुरे भी नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे। सर क्वेश्चंस बढ़िया। पे डाल फॉरेनर सकते हैं। इंडियंस और फॉरेनर वाले क्वेश्चन आए थे वो। हाँ वो भी था एक, वो 4 डिजिट का नंबर है प्रोबेबिलिटी की, सर लेकिन बायनोमियल बहुत 18 के इजी साथ थी। उसका HCF 3 हो, तो वो सर एक HCF पेपर में HCF डाल दिया तो लोग मल्टीनोमियल का क्वेश्चन मेंस में आ गया। कंफ्यूज हो गए। तो मल्टी तो मेन नहीं आएगा ना दोस्त, और कहाँ आएगा?
सर वो सीनियर ने बोला कि वो मल्टीनोमियल एडवांस का मेन का पार्ट है। टॉपिक है, एडवांस का नहीं है। अच्छा अरे उल्टा बोला क्या? मल्टीनोमियल या फिर जो नेगेटिव